हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 25 अगस्त। आज हम देखेंगे 25 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए। दोस्तों, एक चंद सेकंड लगते हैं आप लोगों को लाइक करने में, बट आप लोग लाइक करने में, कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स किया करें और वीडियोस को लाइक किया करें, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें ताकि उनकी तैयारी में भी हम सहयोग कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है? दोस्तों, यह लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा, ठीक है। केरल के तिरुवनंतपुरम में पहला एआई स्कूल खोला जाएगा। एआई का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरुवनंतपुरम में संथेगिरी विद्या भवन में केरल के पहले एआई स्कूल का उद्घाटन किया है। यह एक नवीन शिक्षण पद्धति है जो एआई टेक्नोलॉजी की मदद से छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों और गुणवत्तापूर्ण लर्निंग के अवसरों को सुनिश्चित करती है। इसे वैदिक ई स्कूल के सहयोग से दुनिया के सबसे उन्नत शैक्षिक प्लेटफॉर्मों में से एक आई लर्निंग इंजन यूएससी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है और उसी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो यह कहाँ खोला जा रहा है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। और इसका उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका उद्घाटन अब हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है, जबकि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा कि इसका उद्घाटन किसने किया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है और यह केरल में खोला जा रहा है। जान लेते हैं केरल के बारे में। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। दोस्तों, ये विजयन है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ से लोकसभा सीट है 20 और राज्यसभा सीट है 9। चलिए देखते हैं भारत में की घटित हुई 2023 में कुछ चीज़ों को जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहला परमाणु रिएक्टर म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? तो यह खोला जाएगा मुंबई में, ठीक है। आपको बता दें कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अप्सरा नाम का परमाणु रिएक्टर था, उसे अब म्यूजियम बनाने की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। यह 67 ईयर्स ओल्ड है, जो कि मुंबई में स्थित है। और यह किसके द्वारा देश को समर्पित किया गया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनवाया गया था और देश को समर्पित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट वाला हवाई अड्डा, यानी 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है आपका दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला 5G जिला कौन सा बना है? तो यह बन गया है विदिशा जिला, ठीक है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? तो यह बनी है सांची, मध्य प्रदेश का, ठीक है। इसलिए यह सांची शहर बन गया है भारत की पहली सोलर सिटी। तो इन पहली चीज़ों को आप याद रखिएगा, इनका बार बार रिवीजन करते रहिए। अगला सवाल है, हाल ही में किसने द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक लिखी है? दोस्तों, जैसा कि पुस्तक के नाम से ही लग रहा है कि यह कबीरदास जी की जीवनी के बारे में होगा और उनका जो फिलॉसफी था उसके बारे में यह पुस्तक जरूर प्रभाव डालती होगी। तो इसके जो राइटर हैं पहले बता देती हूँ मैं उनके बारे में। इसका ऑप्शन है सी सही है, ठीक है। विपुल रिखी ने द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक लिखी है। हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित और लेखक गायक विपुल रिखी द्वारा लिखित पुस्तक ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर 15वीं सदी के कवि को प्रस्तुत करती है, जो उनकी कल्पना में उनका वर्णन, उद्धरण और प्यार का उदाहरण देता है, ठीक है। यह पुस्तक एक ही स्थान पर कबीर की जीवनी के बारे में, उनके सबसे प्रसिद्ध गीत और उनके उत्कृष्ट और प्रेरणादायक दृष्टिकोण की कहानियों को प्रदर्शित करती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। विपुल रिखी ने कबीरदास जी की जो पुस्तक है यह ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर को लिखा है। देख लेते हैं 2023 में लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकों और उनके लेखकों को।
कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर किसकी पुस्तक है? तो यह है नंदिनी दास की। वार एंड वुमेन, यह किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो यह पुस्तक है डॉक्टर M.A. हसन की। ठीक है, और इस पुस्तक में किसके बारे में मतलब लिखा गया है? तो यह एक बांग्ला वुमेन होती है जो कई सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट की पीड़ित होती है, उसकी स्टोरी बताई गई है वार एंड वुमेन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है पीयूष बाबेले के द्वारा, और यह गांधी जी के बारे में, उनकी फिलॉसफीज के बारे में प्रकाश डालती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमनप्रीत सिंह। दोस्तों ISSF की बात करें तो यह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित की जा रही है, और इसमें अमनप्रीत सिंह ने जो है 25 मीटर के स्टैंडर्ड पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, ये हैं अमनप्रीत सिंह जी। भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने बाकू में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। दक्षिण कोरिया के गुनहोक ली को रजत पदक से संतोष करना पड़ा, जबकि फ्रांस के केविन चैपोन ने कांस्य पदक हासिल किया। महिलाओं के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में टियाना, यशिता शौकीन और कृतिका को कांस्य पदक मिला है। टोटल इसमें जो इंडिया ने प्राप्त किए हैं दोस्तों पदक, वह हैं 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज पदक, यानी कांस्य पदक जीता है। तो टोटल कितने हो गए? ये हो गए टोटल 4 पदक जीता है भारत ने, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। इसे याद रखिएगा आप लोग। जान लेते हैं ISSF के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। इसका मुख्यालय है म्यूनिख, जर्मनी में। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो यह है विली ग्रिल, और इसके अध्यक्ष हैं जॉन हंसेन। देख लेते हैं 2023 में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख खेल पुरस्कारों को। हॉकी एशिया कप 2023 किसने जीता है? भारत ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। महिला प्रीमियर लीग 2023 किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। खेलो इंडिया गेम्स 2023 किसने जीता है? तो यह जीता है महाराष्ट्र ने। इसे आप याद रखिएगा। इसमें से खेलो इंडिया गेम्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन और हॉकी एशिया कप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। ठीक है, गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इस नवोन्मेषी सेवा का उद्देश्य हवाई अड्डे की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके क्षेत्र में हवाई यात्रा के अनुभव को बढ़ाना है। डिजी यात्रा सेवा हवाई अड्डे के 3 मुख्य क्षेत्रों में लागू की गई है: प्रवेश द्वार पर, चेक इन काउंटर पर और बोर्डिंग जोन पर। अच्छा, डिजी यात्रा दोस्तों होती क्या है? तो डिजी यात्रा को इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो पैसेंजर्स होते हैं उनको कॉन्टेक्टलेस ट्रैवलिंग का अनुभव कराया जा सके, और फेशियल एक्सप्रेशन को केवल स्कैन करके ही उनकी एंट्री चेक इन हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि जो डिजी यात्रा है वह किसके द्वारा पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहले किसने लॉन्च किया? तो यह असम हवाई अड्डे ने लॉन्च किया, यानी असम राज्य में। ठीक है, जान लेते हैं असम के बारे में। इसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा सीट है यहाँ से 14, राज्यसभा सीट है 7। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिया। भारत ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर उतारने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है। लैंडर मॉड्यूल, जिसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल थे, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतार दिए गए। इसका उद्देश्य चंद्रमा की मिट्टी की संरचना का अध्ययन करना और छोटे भूकंपीय झटकों को सुनते हुए पानी और बर्फ की जांच करना है।
दोस्तों आप सभी को पता है चंद्रयान 3 मिशन जो कि सफलतापूर्वक लैंड कर दिया गया है चंद्रमा की सतह पर, इसी की रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है, तो यह भारत बन गया है और भारत ने यह पहला स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है। चंद्रमा की सतह पर वैसे तो देखा जाए तो 4 देश पहुंच चुके हैं और भारत का चौथा स्थान है इसमें, लेकिन अगर हम दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं तो यह भारत का पहला स्थान है। तो इसे आप लोग याद रख। जान लेते हैं इसरो के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में और इसके प्रमुख हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत में पहली वाली चीज़ों को जो 2023 में क्रिएट की गई हैं। भारत का पहला हरित राज्य 2025 तक बनने का किस राज्य का लक्ष्य है? तो दोस्तों इसमें ये मिसप्रिंट हो गया है, केरला लिख गया है, जबकि ये हिमाचल प्रदेश स्टेट है। ठीक है, बाई ईयर 2025 तक हिमाचल प्रदेश ने यह संकल्प लिया है कि वह ग्रीन स्टेट बन जाएगा और केरला बनेगा 2040 तक। 2040 तक केरला का ग्रीन स्टेट बनने का लक्ष्य है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सफल ट्रायल सहल कोलकाता में लॉन्च किया गया। ठीक है, भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च स्थान कहाँ पर खोला गया है? यह पट्टीपुलम तमिलनाडु में खोला गया है। भारत की पहली सोलर सिटी कहाँ बनेगी? तो यह बनेगी सांची मध्य प्रदेश में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा और ऐसे कुछ नए फैक्ट्स जो मिल रहे हैं वो आप नोट डाउन भी करते रहिए। जैसे मैंने बताया कि 2025 तक हरित राज्य कौन बनेगा? तो हिमाचल प्रदेश बनेगा, लेकिन 2040 तक कौन बनेगा? तो यह केरला स्टेट बनेगा। अगला सवाल है, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदौर मध्य प्रदेश में। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार विमर्श हेतु ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय है डेवलप्ड इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स। इसका उद्देश्य क्या है? जिला स्तर की पहल, नागरिक केंद्रित सुविधाएं प्रदान करने के लिए उभरती टेक्नोलॉजीज और डेटा प्रशासन सहित 11 विषयों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो इसे आप याद रखिएगा, इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। देख लेते हैं अन्य कुछ प्रमुख शिखर सम्मेलन को जो 2023 में आयोजित किए जाएंगे या किए गए हैं अभी तक। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह न्यू दिल्ली में भारत में आयोजित किया गया है। COP19 वन्यजीव सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह पनामा में आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा इटली में। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, और इसकी 2023 की थीम क्या थी? और G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है हिरोशिमा यानी जापान में। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? हिरोशिमा में। नेक्स्ट है, हाल ही में NTCA ने किस राज्य में भारत के 54वें बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान के करौली और धौलपुर जिलों में भारत के 54वें बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी है। यह रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ बिस्दारी के बाद राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। राजस्थान में बाघों की संख्या 2006 में 32 थी, लेकिन 2022 में बढ़कर यह 88 हो गई है। देश में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं 785 बाघ और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र जहाँ पर 444 बाघ हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है और 54वां बाघ अभ्यारण्य है भारत का। बात करें राजस्थान की तो इसकी राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। यहाँ से लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 10। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आगामी विश्व कप हेतु ICC के साथ ब्रांड साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मास्टर कार्ड।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम मास्टर कार्ड के साथ एक प्रयोजन समझौते की घोषणा की। इस सौदे के तहत ब्रांड आगामी आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 हेतु वैश्विक भागीदार बन गया है, जो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक भारत में आयोजित किया जाएगा। इसका लाभ दिग्गज क्रिकेटरों के साथ बातचीत करना, पुरुष क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी को करीब से देखना और खेलों तक विशेष पहुंच प्राप्त कराना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, मास्टर कार्ड के साथ इस बार आईसीसी ने समझौता कर लिया है और मास्टर कार्ड जो है वो आईसीसी का भागीदार बन गया है। बात करें आईसीसी की तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय है दुबई यूएई में। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, सीईओ हैं जियार्फ एल लांडिस। और आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मास्टर कार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में और इसके चेयरमैन है मेरिट जेनो। इसके सीईओ हैं माइकल मियावेज। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रोफेसर कल्लिमपुडी राधाकृष्ण राव का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, सांख्यिकी। दोस्तों, प्रोफेसर कल्लिमपुडी राधाकृष्ण राव यानी CR राव एक मैथमेटिशियन और सांख्यिकीविद थे, ठीक है, और यह मैथ से रिलेटेड थे। ये हैं राधाकृष्ण राव जी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। प्रख्यात सांख्यिकीविदों में से एक प्रोफेसर कल्लिमपुडी राधाकृष्ण राव का निधन हो गया है। इन्हें CR राव के नाम से भी जाना जाता था। ये 102 वर्ष के थे और अमेरिका में निवास करते थे। भारत सरकार ने इन्हें वर्ष 1968 में पद्म भूषण और 2001 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो इसे आप याद रखिएगा, ये एक मैथमेटिशियन थे और ये एक सांख्यिकीविद थे, ठीक है। देख लेते हैं 2023 में हुए कुछ प्रमुख देहांत या कुछ प्रमुख व्यक्तियों के निधन को, जो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ओवेन डेविडसन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह थे टेनिस प्लेयर। परवेज मुशर्रफ कौन थे? तो यह पाकिस्तान पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था। बलिया नारायण भागवत कौन थे? तो यह एक गायक थे। सलीम दुरानी कौन थे? तो यह क्रिकेटर थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने समय पर रेसलिंग एसोसिएशन का इलेक्शन न कराने के कारण भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है, जिसके कारण भारतीय रेसलरों को भारतीय ध्वज के तहत आगामी विश्व चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन ने 27 अप्रैल को एक पैनल नियुक्त किया था और समिति को 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कंप्लीट ना कर पाने के कारण इन्हें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने निलंबित कर दिया है। बात करें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तो इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं नेनत ललोविक, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 24 अगस्त के अपने ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? श्वेता थाविसिन को। हाल ही में किस बैंक ने ऑल इन वन इरिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? एस बैंक ने। हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है भारत। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त को। हाल ही में कहाँ पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरू की जा रही है? लेह में। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अस्मिता महिला लीग। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? प्रज्ञान। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फिलीपींस में। चुनावों में सूचना अखंडता और सार्वजनिक विश्वास का संरक्षण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? तो यह ब्राजील में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, ये थे हमारे 24 अगस्त के ऑलराउंडर रिवीजन और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को।
हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।